अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको एमसीक्यूज़ रेडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एमसीक्यूज़ साथ साथ रेडी होते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको कुछ सीखने को मिले तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने वाले हैं, 10th क्लास की, चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं उन रूट्स की नेचर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना हो तो वो हम किस मेथड से या किस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स बट वी कैलकुलेट द नेचर ऑफ रूट्स पुटिंग द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देन हमें डिफरेंट किस्म के उसके रूट्स मिलते हैं। मगर उन रूट्स का अगर हमने नेचर को डिफ़ाइन करना हो तो उसकी नेचर को डिफ़ाइन करने के लिए हमें जिस फार्मूले की ज़रूरत होती है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर को बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला आपने पहले भी देखा होगा। इस फार्मूले का नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक फैक्टर होता है b² माइनस 4ac। तो ये जो हमारे पास फैक्टर है, ये फैक्टर हमें बताता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर। और इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो फैक्टर b² माइनस 4ac होता है वही हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट्स है उसके बारे में बताता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि वो कैसे उसकी नेचर के बारे में बताता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें जो हमारे पास x² के साथ वाली टर्म होती है वो a के बराबर होती है, जो x के साथ होती है वो b के बराबर होती है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको हम c के बराबर रख लेते हैं। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अब b की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें तो -8 है, तो b की जगह पे हम -8 पुट कर देंगे। -4 हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ही आ जाएगा, और a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। और अगर 8 का मैं स्केयर लूँ तो 8² मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8 सा हमारे पास क्या हो जाएगा, 64। और अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 18 4 सा हमारे पास 72 हो जाएगा। और 72 में से अगर मैं 65 को निकालूँ तो वो मेरे पास बाकी जो आंसर आएगा वो मेरे पास -8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो निकाल ली, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हुए वैल्यू तो निकाल ली। तो अब ये उसके रूट्स की नेचर कैसे डिफाइन करेगा। अब -8 हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास इसके रूट्स हैं वो हमारे पास इमेजनरी हैं। इमेजनरी मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है, तो वो इमेजनरी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, b² माइनस 4ac की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, और उन वैल्यूज़ को हम क्या क्या बोलेंगे। तो टाइप नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वेयर। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी हो, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, मगर वो पॉजिटिव नंबर होने के साथ साथ कंप्लीट स्क्वेयर भी हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर 4 9 और 16। 4 देखें तो 2 का स्क्वायर है, 9 देखें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर है, और 16 देखें तो 4 का स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 भी हो और साथ में कंप्लीट स्क्वायर भी हो तो देन हम बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास रैशनल हैं और उसके साथ साथ अनइक्वल है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक केस नंबर 1 तो क्लियर हो गया। केस नंबर 2 में वो क्या बताता है कि इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फार्मूला लगाने के बाद 0 से बड़ा हो मगर वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, मिसाल के तौर पे 1 2 3 5 6 इस तरीके से, तो देन हम बोलेंगे कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल नहीं है बल्कि क्या है जी, इरेशनल और अनइक्वल है। स्टूडेंट्स यहाँ से आपके बहुत सारे MCQs भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट टाइप नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो विल बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि आंसर हमारे पास पूरे का पूरा बराबर 0 के आ जाए, तो देन हम बोलेंगे कि उस इक्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल हैं और उसके साथ साथ इक्वल है। और टाइप नंबर 4 के अकॉर्डिंग इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमारे पास आंसर -8 आया था, तो देन हम बोलेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास इमेजिनरी हैं। तो ये स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स थे कि हम कैसे कैसे बता सकते हैं पॉसिबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि कौन से रूट्स हमारे पास रियल हैं, कौन से इक्वल हैं, कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है या फिर कौन से इमेजिनरी है। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या है। तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू जो हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -2 है। तो अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो अगर हम बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें तो वो -7 का स्क्वायर होगा, -4 फार्मूले के अकॉर्डिंग वैसे ही आ जाएगा, ए की जगह 4 आ जाएगा और सी की जगह -2 आ जाएगा। 7 का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करें तो वो 49 होता है, 4 4 जा 16, 16 2 जा हमारे पास 32 हो जाएगा, और अगर 49 में अगर 32 को ऐड करें तो वो हमारे पास 81 हो जाएगा। 81 जो है अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये 9 का स्क्वायर है। तो याद हो तो हमने केस नंबर 2 में केस नंबर 1 ही डिस्कस किया था कि अगर रूट्स हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो और साथ में कंप्लीट स्क्वायर भी हो तो देन हमारे पास जो उसके रूट्स होते हैं वो हमारे पास रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया, यहाँ पे अनइक्वल आना था, तो देन हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती से इक्वल लिखा गया, रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे। तो चले स्टूडेंट्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें उसके अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फॉर वट वैल्यू ऑफ के, अगर x² प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास के स्क्वेयर है, बी विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है जी, 2 इंटू के प्लस 1। तो 2 इंटू के प्लस 1 होल का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, -4 फार्मूले के अकॉर्डिंग साथ में ए की वैल्यू आ जाएगी और साथ में सी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे पास यहाँ पे टर्म बी है वो टर्म बी हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 है, तो यानी कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट का स्क्वेयर है। तो फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वेयर सेपरेट से आ जाएगा और सेकेंड टर्म के ऊपर जो स्क्वेयर होगा वो सेपरेट से आ जाएगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 हो जाएगा और यहाँ पे दो रकमें जमा हो रही हैं और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। उसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम 4 को इस तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि सेम टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट वाले स्टेप में देखें तो हमारे पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 8 और 4 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म में से, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो 12 के और -4 के। अब फर्स्ट दो फैक्टर्स में से -12 के अगर हम कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा k -1, और दूसरे दो के पेयर में से अगर हम -4 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा k -1। तो एक मतबा जो सेम टर्म्स है उनको लिख लिया जाएगा और एक मतबा जो कॉमन टर्म्स है उनको लिख लिया जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 0 के बराबर है और सेकेंड टर्म भी हमारे पास 0 के बराबर है। तो हमने जो वैल्यू
कैलकुलेट करनी थी वो के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो -4 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट स्टेप में -12 अगर के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों सेम टेबल पे कट रहे हैं, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, तो -1/3 यहाँ पे के का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे k - 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो k की वैल्यू जो हमने मालूम करनी थी उसको वो हमारे पास सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आ जाएगी, -1/3 और 1। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन या फिर ये नेचर ऑफ फ्रूट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट्स पे या किसी भी स्टेप में कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।